सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। आज के अम्बेडकर संदेश में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के अम्बेडकर संदेश में उप समिति संख्या 3 अल्पसंख्यक कमेटी की रिपोर्ट हम आपके समक्ष रखेंगे। ये दलित वर्गों के हितों से संबंधित रिपोर्ट के कुछ पैराग्राफ हैं जो पूर्ण सम्मेलन की समिति द्वारा 19 जनवरी 1931 को अनुमोदित किए गए हैं। यानी कि 19 जनवरी 1931 को प्रथम गोलमेज सम्मेलन का लगभग समापन था और समापन के दौरान यहाँ पर अल्पसंख्यक कमेटी के समक्ष बाबा साहब ने 8 शर्तों वाला एक ज्ञापन प्रस्तुत किया था। साथ ही साथ अल्पसंख्यक कमेटी के समक्ष अपना क्रांतिकारी संबोधन भी दिया था और उस क्रांतिकारी संबोधन में भी बाबा साहब ने जोर देकर इस बात को कहा कि अगर वो 8 शर्तें जो उचित शर्तें हैं दलित वर्गों के संबंध में हैं, अगर उनको नहीं माना जाता है तो हम ऐसे किसी भी संविधान को इनकार करेंगे जो दलितों के खिलाफ होगा या दलितों की उचित मांगों को नहीं माना जाएगा। ऐसे किसी भारतीय संविधान को हम मानने से इनकार कर देंगे, यानी कि दलित वर्ग मानने से इनकार कर देगा। इस बात को कहते हुए आज के अम्बेडकर संदेश में हम आपके समक्ष उप समिति संख्या 3 जो अल्पसंख्यक कमेटी से संबंधित थी, अल्पसंख्यक समुदायों को अधिकार देने से संबंधित थी, की रिपोर्ट जो दलितों के संबंध में यहाँ पर कुछ बिंदुओं को अनुमोदित किया गया है। आइए हम उसको देख लेते हैं कि आखिर किन किन बिंदुओं पर यहाँ पर सहमति बन गई है। दलितों के पक्ष में भी ऐसे कौन से बिंदु हैं जो जहाँ पर यहाँ अल्पसंख्यक कमेटी सहमत है। तीसरा बिंदु, तीसरा जो पैराग्राफ है, संपूर्ण रिपोर्ट का वो अंश हम रख रहे हैं जिन पे अनुमोदन प्राप्त हो गया है। उप समिति के समक्ष रखे गए मुख्य प्रस्तावों में से एक यह था कि संविधान में मूल अधिकारों की घोषणा शामिल की जाए। संविधान में मूल अधिकारों की घोषणा शामिल की जाए जिसके अनुसार विभिन्न समुदायों के सांस्कृतिक तथा धार्मिक जीवन को संरक्षण प्रदान किया जा सके और प्रत्येक व्यक्ति को बिना प्रजाति, जाति, धर्म या लिंग के भेदभाव के आर्थिक, सामाजिक तथा नागरिक अधिकार दिलाए जाएं। डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान में मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए संवैधानिक व्यवस्थाओं को शामिल करने की आवश्यकता की ओर ध्यान आकर्षित किया, जिनमें उनके उल्लंघन किए जाने पर निवारण का अधिकार भी शामिल हो। तो ये यहाँ पर पहला पैराग्राफ है जिसमें आपने देखा कि मूल अधिकारों को शामिल करने की बात कही गई है और इस पैराग्राफ को, इस बिंदु को यहाँ अनुमोदित किया गया है अल्पसंख्यक कमेटी की तरफ से प्रथम गोलमेज सम्मेलन में। सम्मानित साथियों, हम आगे बढ़े इससे पहले हमारा निवेदन है कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब जरूर कर लें, ये हमारा विशेष निवेदन है। अगला बिंदु, हालांकि यह सामान्य रूप से स्वीकार कर लिया गया था कि संयुक्त स्वतंत्र निर्वाचक मंडल की प्रणाली लोकतांत्रिक सिद्धांतों के सर्वथा अनुकूल है, जैसा कि आम तौर पर समझा जाता है, और कुछ ही दिनों की संक्रमण अवधि के बाद वह दलित वर्गों को स्वीकार्य होगी, बशर्ते कि मताधिकार वयस्क मताधिकार पर आधारित हो। किंतु यह भी विचार व्यक्त किया गया कि भारत में समुदायों के वितरण और उनके आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिक प्रभाव के असमान होने के कारण इस बात का खतरा है कि ऐसी प्रणाली के अंतर्गत अल्पसंख्यकों को प्रतिनिधित्व दिया जाएगा वह सर्वथा अपर्याप्त होगा और ऐसी प्रणाली सामुदायिक सुरक्षा नहीं दे पाएगी। अगला बिंदु, अतः विभिन्न समुदायों ने ये मांगे की हैं कि प्रतिनिधित्व और स्थानों के नियत अनुपात का प्रबंध किया जाए। ये भी अनुरोध किया गया कि अल्पसंख्यक समुदाय के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या किसी जनसंख्या में उसके अनुपात से किसी भी स्थिति में कम नहीं होनी चाहिए। इसे सुनिश्चित करने के मुख्य रूप से 3 तरीके हो सकते हैं। नंबर 1 नामांकन, इनरोलमेंट, और नंबर 2 संयुक्त निर्वाचक मंडल जिसमें स्थानों का आरक्षण हो, और नंबर 3 पृथक निर्वाचक मंडल। ध्यान दीजिए मेरे साथियों, ये 3 बिंदु महत्वपूर्ण बाबा साहब ने रखे हुए थे। नामांकन, संयुक्त निर्वाचक मंडल और इसके बाद में पृथक निर्वाचक मंडल। इसमें जो लास्ट के 2 बिंदु हैं वो बाबा साहब ने ज्ञापन में दिए थे। नामांकन का हालांकि बाबा साहब हमेशा विरोध करते रहे हैं कि नामांकन के आधार पर नहीं बल्कि संयुक्त निर्वाचक मंडल या पृथक निर्वाचक मंडल होना चाहिए। वो भी बाबा साहब ने अपने ज्ञापन में वयस्क मताधिकार की बात कही थी। चर्चा से ये बात स्पष्ट हो गई है कि केवल एक मांग जिसे आम स्वीकृति प्राप्त हो पाएगी पृथक निर्वाचक मंडल की मांग है। पृथक निर्वाचक मंडल की मांग यहाँ पर आम स्वीकृति बन रही है दलितों के लिए।
इस योजना पर जो सामान्य आपत्ति उठी थी उस पर पहले ही भारत में बहुत चर्चा हो चुकी है। इसमें एक ऐसी समस्या निहित है जिसका समाधान बहुत कठिन है, अर्थात वह है कि विभिन्न प्रांतों और केंद्र में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व कितना हो। साथ ही यदि किसी विधानमंडल में सभी या लगभग सभी समुदायों को, सभी स्थान समुदायों को सौंप दिए जाए तो स्वतंत्र राजनीतिक मत अथवा असल राजनीतिक दलों के विकास की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी और दलित वर्गों के प्रतिनिधियों द्वारा इस समस्या के उठाए जाने पर यह और भी जटिल हो गई है कि उन्हें हिंदू जनसंख्या में से घटाकर निर्वाचन संबंधी प्रयोजनों के लिए पृथक समुदाय माना जाए। सामान्य सत्य यही वो मांग है जिसको लेकर पूरे भारतवर्ष में यहाँ के हिंदुओं में, यहाँ के कांग्रेसियों में आप मान के चलिए हाय तौबा मची हुई थी जिस समय बाबा साहब प्रथम गोलमेज सम्मेलन में पहुंचते हैं और पृथक निर्वाचन क्षेत्र की मांग करते हैं। यानी कि दलित समुदाय ही अपने ही समुदाय के कैंडिडेट को चुन सके, इस तरह का अधिकार की डिमांड बाबा साहब ने की थी और इससे खलबली मच गई थी भारत के अंदर। अगला बिंदु, उच्च समिति संख्या 2 प्रांतीय संविधान की इन सिफारिशों पर आम सहमति थी कि महत्वपूर्ण अल्पसंख्यक समुदायों की प्रांतीय कार्यपालिकाओं में प्रतिनिधित्व का नए संविधान के सफल कार्यान्वयन के लिए सबसे अधिक महत्व है और इस पर भी सहमति व्यक्त की गई थी कि इसी आधार पर मुसलमानों को संघीय कार्यपालिकाओं में भी प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए। इसमें डॉक्टर अंबेडकर ने मुसलमानों के बाद और अन्य महत्वपूर्ण अल्पसंख्यक शब्द जोड़े। छोटे समुदायों की ओर से प्रांतीय और संघीय कार्यपालिकाओं में व्यक्तिगत तथा सामूहिक रूप से अपने प्रतिनिधित्व के लिए मांग की गई और यदि इस प्रकार का प्रतिनिधित्व संभव न हो तो प्रत्येक मंत्रिमंडल में एक मंत्री हो जिसे अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा करने का दायित्व विशेष रूप से सौंपा जाए। जहां तक प्रशासन का संबंध है, इस बात पर सहमति व्यक्त की गई कि प्रांतीय तथा केंद्रीय सेवाओं की भर्ती लोक सेवा आयोगों को सौंप दी जाए और उन्हें ये अनुदेश दिए जाएं कि वे लोक सेवाओं में विभिन्न समुदायों के समुचित तथा पर्याप्त प्रतिनिधित्व के दावेदारों की भर्ती करें, लेकिन इस बात का विशेष ध्यान रखें कि अर्हता का उचित मानदंड बरकरार रखा जाए। अगला बिंदु, यह भी स्पष्ट कर दिया गया है कि ब्रिटिश सरकार यदि समुदायों पर कोई ऐसा निर्वाचन संबंधी आरोपित करेगी, निर्वाचन सिद्धांत आरोपित करेगी जिसके किसी न किसी अंश से असहमत की आशंका हो तो उसका वे विरोध करेंगे। इस प्रकार यह बात स्पष्ट हो गई कि सहमति न होने की स्थिति में पृथक निर्वाचक मंडल, चाहे उनमें कितनी ही कमियां या कठिनाइयां क्यों न हो, नए संविधान के अधीन निर्वाचन व्यवस्थाओं के आधार के रूप में बनाए रखे जाएंगे। इससे अनुपात का प्रश्न उपस्थित होगा। ऐसी परिस्थितियों में दलित वर्गों के दावों पर पर्याप्त रूप से विचार किया जाना आवश्यक होगा। अल्पसंख्यक तथा दलित वर्ग, आखिरी बिंदु है। अल्पसंख्यक तथा दलित वर्ग अपने उस दावे पर अटल थे कि यदि उनकी मांगे उचित रूप से पूरी नहीं की गई तो वे भारत के स्वशासन के किसी संविधान पर सहमत नहीं होंगे। सामान्य शर्त ये अंतिम बिंदु, अंतिम शर्त यहाँ महत्वपूर्ण है। बाबा साहब बहुत स्पष्ट ढंग से संदेश दे दिया था पहले ही गोलमेज सम्मेलन में कि यदि उनकी मांगों पर विचार नहीं किया गया, उनकी मांगों को सम्मिलित नहीं किया गया तो किसी तरह के भारतीय संविधान को, ये भारत के जो दलित वर्ग के लोग हैं, जो उस समय 5 से 6 करोड़ की जनसंख्या थी, 1930 की हम बात कर रहे हैं, तो उस समय ये इतना बड़ा समुदाय, इस भारत देश 5 से 6 करोड़ लोग इस बात का विरोध करेंगे। भारतीय जो भी अंग्रेजों के द्वारा गोलमेज सम्मेलन के माध्यम से भारत सरकार अधिनियम जो 1935 बनने की प्रक्रिया में है उसको वो स्वीकार नहीं करेंगे। लेकिन आगे क्या कुछ घटित होता है गोलमेज सम्मेलन में, अभी तो हम प्रथम गोलमेज सम्मेलन की बात कर रहे हैं। तो इसलिए प्रथम गोलमेज सम्मेलन के बाद जब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन शुरू होगा, जब इंडिया से हिंदुओं की तरफ से महात्मा गांधी की एंट्री होगी गोलमेज सम्मेलन में, तो आप देखेंगे कितना बड़ा बदलाव यहाँ पर आता है। इसलिए गोलमेज सम्मेलन की संपूर्ण कार्रवाई हम आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं, हूबहू प्रस्तुत कर रहे हैं। बाबा डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय 5 से, और आज का अंबेडकर संदेश हमने प्रस्तुत किया BBAIC अर्थात बुद्धा बोधिसत्व अंबेडकर
इंटरनेशनल सेंटर सारनाथ वाराणसी के सौजन्य से। सामान्य साथियों, अम्बेडकर संदेश अगर अच्छा लगा है तो इसे शेयर जरूर कीजिए, ऐतिहासिक लगा हो तो शेयर कीजिए। आज के अम्बेडकर संदेश का ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पर एक बात कही गई थी कि अल्पसंख्यक समुदाय के लिए आरक्षित स्थानों की जो बात की जा रही थी, जनसंख्या के अनुपात में आरक्षित सीटों को दिया जाए, तो इसे सुनिश्चित करने के लिए मुख्य रूप से 3 तरीके बताए गए। वो 3 तरीके कौन से हो सकते हैं, हमने आज के अम्बेडकर संदेश में जिक्र किया है। इस प्रश्न का जवाब देना आपके लिए बहुत जरूरी है। आज के अम्बेडकर संदेश को अब हम यही रोकना चाहेंगे। मिलेंगे नए अम्बेडकर संदेश में। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय जय। सामान्य साथियों, हम एक महत्वपूर्ण बात बताना उचित समझते हैं। बाबा साहब की अधूरी इच्छा के अनुरूप एक वैचारिक सेंटर निर्माणाधीन है सारनाथ वाराणसी में, जहां पर 14,000 स्क्वायर फीट जमीन परचेज कर ली गई है रिंग रोड ग्रीन सिटी फरीदपुर सारनाथ में। वैचारिक सेंटर के प्रशासनिक ब्लॉक का निर्माण कार्य कंप्लीट हो चुका है। शानदार बेहतरीन प्रशासनिक ब्लॉक का निर्माण पूर्ण हो चुका है। आगे अब मुख्य भवन को बनाने की बारी हम सबकी है और इस हेतु आप दिए गए अकाउंट नंबर पर अपना अमूल्य योगदान कर सकते हैं। आज का अम्बेडकर संदेश हम लेकर उपस्थित हुए थे मिशन नायक बुद्ध मित्र मुसाफिर सर, राष्ट्रीय अध्यक्ष आवाज का नई दिल्ली की प्रेरणा प्रस्तुत करता मैं स्वयं सर्वजित आर्य, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी, IIT सेल आवाज का नई दिल्ली। मिलेंगे नए डॉक्टर अम्बेडकर संदेश में, तब तक दीजिए इजाजत। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय जय। सामान्य साथियों, यदि आप हमारे इस चैनल आवाज का ऑफिशियल, जिस पर नियमित सुबह 5 बजे डॉक्टर अम्बेडकर संदेश आपको मिलता है, आप हमारे इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारा आपसे निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करें।